और आपके पास जब ये फर्रा पहुंचता है, ये लिस्ट पहुंचती है, तो आप अक्सर घबरा जाया करते हैं। आपको नहीं समझ में आता कि अब आप कैसे बचोगे, कैसे अपने आप को बचाओगे। आपने तो कुछ भी नहीं दहेज मांगा, आपने तो कभी उससे एक पैसा नया नहीं मांगा, वो तो कभी कोई पैसा लाई ही नहीं, और अब उसने इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के आ गई है। ज्वेलरी आइटम में उसने 10 लाख के दिखा दिए हैं। आप सभी ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि दहेज देना जिस तरह से अपराध है, या दहेज मांगना जिस तरह से अपराध है, उसी तरह से दहेज देना भी अपराध हुआ करता है। क्या ये सही है? क्या सच में दहेज देने पर भी कोई जुर्माना या सजा हो सकती है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूं, ताकि आपके जो डाउट्स इतने दिनों से दिमाग में चल रहे थे कि क्या सच में दहेज देने पर भी सजा का प्रावधान कानूनी तौर से है क्या। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया है कि जब कोई भी लड़की शादी के बाद पत्नी बनती है, तो अचानक उसका व्यवहार चेंज हो जाया करता है, और वो लड़की जो शांत रहा करती थी अपने मायके में, अचानक से वो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है ससुराल में, और ससुराल पक्ष के लोग डर करके रहना शुरू कर देते हैं। ये मैं आज की बात कर रही हूँ। पहले उल्टा हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा हो गया है। लेकिन आज भी बहुत सारी लड़कियां इस तरह की हैं जिनके साथ आज भी दहेज मांगा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो परेशान हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाती कोर्ट्स में आने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि कोर्ट में ज़्यादातर झूठे केसेस चल रहे हैं। अब जैसे गेहूं में धुन की तरह पिस जाया करता है धुन भी, तो उसी तरह से उनको भी ये भय सताता है कि अगर वो किसी तरह से हिम्मत करके कोर्ट में पहुंच भी पाई, तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ वो लड़कियां जो झूठा केस किया करती हैं, उनका बोलबाला ज़्यादा है, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, और वो उल्टे सीधे कदम बढ़ाते हुए या रखते हुए वो किसी भी हद तक गिर जाया करती हैं। और यहाँ पर पति पक्ष अक्सर कमज़ोर अपने आप को मानने ना शुरू कर देता है, या मैं यूं कहूँ कि जानबूझ करके वो नादानियाँ ऐसी करता है जिसकी वजह से पत्नी पक्ष उन पर हावी होता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961, ध्यान से सुनिएगा, 1961, यानी कितना पुराना ये दहेज को रोकने का अधिनियम बना दिया गया है। लेकिन उस अधिनियम का, उस एक्ट का आप सहारा नहीं लेंगे, आप उसकी सहायता नहीं लेंगे, या उसका फायदा नहीं लेंगे। उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, जिन सजाओं का वर्णन किया गया है, अगर उन सभी चीज़ों को अपने अपने केसेस में आप यूज़ नहीं करेंगे, तो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बिल्कुल बेकार है। लेकिन अब मैं जो वीडियोस बना रही हूं, और उस वीडियोस में जो कमेंट के द्वारा सुनती हूं कि एक नया अधिनियम बनाए जाने की ज़रूरत है, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि नया अधिनियम बनाए जाने की तो उस समय ज़रूरत होगी जब पुराना अधिनियम ना बना हो, या पहले से अधिनियम ना बना हो। ये अधिनियम सन 1961, यानी कि पुराना कानून है। सेक्शन 3 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेज कि अगर आप दहेज ले रहे हैं या आप दहेज दे रहे हैं, दोनों ही अपराध हुआ करते हैं। तो देखिए, आप इसका सहारा नहीं लेते। वो लड़की जो झूठे केसेस, मैं फिर से कहूंगी, मैं सिर्फ उन लड़कियों की बात कर रही हूं जो झूठा केस दायर करती हैं अपनी मनमानी करवाने के लिए, पूरी करवाने के लिए, या यूं कहें
कि वो एक लिप्त होती हैं गलत काम को करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप करें लड़कों के ऊपर और उनसे फिर डिमांड करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो इसका दुरुपयोग करती हैं और सेक्शन 3 और 4 डीपी एक्ट आप देख रहे हो आज लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन आज भी दहेज देना भी अपराध है कि केसेस फाइल नहीं हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब लड़की कंप्लेंट करती है तो उसमें पहली ही लाइन में ये लिखा होता है कि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ करके इतना इतना पैसा दिया और उसके बाद ये सामान वो अपने साथ लेकर के आई और आपके पास जब ये फर्रा पहुंचता है, ये लिस्ट पहुंचती है तो आप अक्सर घबरा जाया करते हैं। आपको नहीं समझ में आता कि अब आप कैसे बचोगे, कैसे अपने आप को बचाओगे। आपने तो कुछ भी नहीं दहेज मांगा, आपने तो कभी उससे एक पैसा नया नहीं मांगा, वो तो कभी कोई पैसा लाई ही नहीं और अब उसने इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के आ गई है। ज्वेलरी आइटम में उसने 10 लाख के दिखा दिए हैं। कहाँ से आप इसको लाओगे और अब आप कैसे अपने आप को बचाओगे? हाय कैसे बचाओगे, हाय कैसे बचाओगे? और करते करते आप अपना मानसिक संतुलन खोने बैठते हैं और आप क्या करते हैं कि आप परेशान होकर के सुसाइडल अटेम्प्ट तक करना शुरू कर देते हैं और अपने निढाल होकर के और ये सोच लेते हैं कि अब तो मैं गया। लेकिन यहाँ एक बात और सोचिएगा आप कि उस लड़की ने जो कंप्लेंट की है, लिखी है, उस कंप्लेंट को उसको साबित करना होगा। जब वो साबित कर लेंगी सारी चीज़ों को तभी तो आपको सजा मिलेगी। और ये सच्चाई आपको पता है कि ऐसा ऐसा कभी घटना हुआ ही नहीं। उन्होंने मन गढ़ंत काल्पनिक घटनाओं का वर्णन किया हुआ है जो कि साबित ही नहीं होंगी। तो फिर आप क्यों घुटने टेक रहे हैं उसके सामने? आप उसको साबित करने दीजिए। आपको पता है वो साबित नहीं कर पाएगी और आप बरी हो जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। परेशान अब आपको अपनी पत्नी को करना है। कैसे? उसी सेक्शन का, उसी धारा का, उसी एक्ट का, उसी कानून का सहारा आप भी लीजिए जिसका वो झूठा सहारा ले रही है। आपने तो सच्चा सहारा लेना है। आपको सिर्फ यही तो एक कंप्लेंट लगानी है कि आपकी पत्नी आपके मना करने के बावजूद, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह से आप बता सकते हैं कोर्ट को कि आप नहीं मांग रहे थे दहेज, उसके क्या क्या आपके पास उपाय हो सकते हैं वो देखिएगा। अब आपके पास सारे वो सबूत हैं कि आप दहेज नहीं मांग रहे थे। उसके बावजूद भी जब वो कंप्लेंट दायर कर रही है, जब वो लिस्ट दायर कर रही है, तो वो अपने आप बता रही है कि वो दहेज लेकर के आई है। तो साबित आपको अब नहीं करना है, वो अपने आप ही साबित कर रही है आपके केस को। आपको सिर्फ उसकी कॉपी भर लगानी है कि ऐसे ऐसे वो कहती है कि वो दहेज लेकर के आई। और सेक्शन 3 जो कि बहुत क्लियरली कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, इस सेक्शन का प्रयोग कीजिए अपनी अपनी पत्नियों के ऊपर। एक दिन में तारे उनको नजर आ जाएंगे। और आपको बता दूं, इस केस में वो साबित जब आप करते हैं, और आपका होगा ही क्योंकि आपकी पत्नी ने स्वयं ही लिख करके दिया है कि वो दहेज लेकर के आई हैं, जुर्माना 5,000 तक का और सजा 1 साल तक की आपकी पत्नी को मिल सकती है कानून के द्वारा। तो देखा आपने, आज के इस वीडियो से आपको ये बात तो अच्छी तरह पता चल गई होगी कि कानून में प्रावधान है। कानून ने आपको आपके सहारे के लिए एक सेक्शन, एक धारा पहले से मुहैया करा रखी है जो कि सन 1961 से आपके फेवर में ऑलरेडी है। आपको वकील साहब बताया करते हैं, लेकिन आप उस समय पर अपने वकील साहब की भी बात नहीं सुना करते क्योंकि आपके दिमाग में एक ही फतूर होता है कि मैं कैसे बचूं, मैं कैसे बचूं, मैं कैसे बचूं। आपको ये चीजें हटा करके आपको अब ये सोचना होगा कि आपको अपनी झूठी पत्नी को कैसे फंसाना है उसी के जाल में। आपको कुछ नहीं करना है, जो कंप्लेंट उसने दी है उसी कंप्लेंट का सहारा लेते हुए सेक्शन 3 डीपी एक्ट के तहत उसके विरुद्ध केस कीजिए, कंप्लेंट कीजिए और उसको सजा भी दिलवाइए और उसको जुर्माना भी दिलवाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।